मुजफ्फरपुर को लेकर खासकर क्या लग रहा है कि इस बार जो है भाजपा यहाँ है या जदयू है, कौन सा है? नहीं, ये तो सिर्फ भाजपा का कौन से कैंडिडेट यहाँ उम्मीदवार होंगे? पार्टी अगर हमको सर चुनाव लड़ाती है तो मैं चुनाव लड़ूंगा, और पार्टी हमको कहेगी कि नहीं आपको लड़वाना है तो हम चुनाव लड़ेंगे। बढ़िया। मुजफ्फरपुर को लेकर के आपका क्या विजन? ईश्वर ने हमको मौका दिया तो एक स्वच्छ, सुंदर और सुरक्षित मुजफ्फरपुर बनाने की मेरी परिकल्पना है। स्मार्ट सिटी के रूप में मुजफ्फरपुर का चयन हुआ जमाना हो गया। करीब 1650 करोड़ रुपया इस स्मार्ट सिटी के लिए आवंटित हुआ, लेकिन स्थानीय जनप्रतिनिधि की अक्षमता के कारण सर ये शहर बीमार हो गया है। इस शहर को बीमारी से उबारने की आवश्यकता है। लक्ष्य हमारा बड़ा है, सोच बड़ा है, तो रिजल्ट भी बड़ा होगा सर। नमस्कार, मेरा नाम पवन प्रत्यय है और आप देख रहे हैं प्रभात खबर। मित्रों, सितंबर का महीना है और इस महीने में दुर्गा पूजा की अब शुरुआत हो चुकी है। दुर्गा पूजा धार्मिक अनुष्ठान होता है और अक्टूबर माह में जो है जो नवमी और दसवीं का जो पर्व होगा वो मनाया जाएगा। लेकिन इस बीच चुनावी चर्चा भी जो है चरम पे है। चुनावी चर्चा कहने का आशय है कि 2025 में जो विधानसभा चुनाव होना है बिहार में, उसको लेके भी सरगर्मी तेज है, नेताओं का दौरा तेज है और हर इलाके में जो है नेता अपनी अपनी दावेदारी भी पेश कर रहे हैं और अपनी अपनी बात कह रहे हैं। जीत भी सुनिश्चित अपने आप को कहते हैं कि हम कर लेंगे। इस बीच में कई जगहों पे सभा हो रही है, कई जगहों पे जो है कार्यकर्ता जो है बैठक कर रहे हैं और इसको इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हाल के दिनों में प्रधानमंत्री के अलावे जो महागठबंधन के जो लोग हैं, जिसमें राहुल गांधी और तेजस्वी यादव का भी दौरा रहा और खासकर जो केंद्र में सरकार जो भाजपा की है तो अमित शाह का भी दौरा लगातार बिहार में हो रहा है, होने वाला भी है। तो इसी बीच एक चर्चा के लिए आज प्रभात खबर के दफ्तर में खास तौर से मुजफ्फरपुर जिले के निवर्तमान जिलाध्यक्ष जो भाजपा के रंजन कुमार हैं वो पहुंचे हैं। तो इनसे हम बात करेंगे, नब्ज टटोलेंगे कि मुजफ्फरपुर का जो इलाका है, मुजफ्फरपुर का जो शहरी विधानसभा क्षेत्र है मुजफ्फरपुर में, उसमें इस बार क्या होने वाला है, क्या होगा। चुनाव की जो चर्चा है, जो लोगों के बीच में जो चर्चा है उस पर क्या होगा, और अगर चुनाव में भाजपा यहाँ से बेहतर करती है तो भविष्य का मुजफ्फरपुर भी क्या होगा, इसके बेहतरी के लिए ये लोग क्या करेंगे। तो सबसे पहले सीधे हम बात करते हैं रंजन जी का। आपका स्वागत है प्रभात खबर दफ्तर। धन्यवाद। रंजन जी, सीधा सीधी हम यह बात करना चाहते हैं कि पहले तो आप जिलाध्यक्ष 2019 से लेकर 25 तक रहे भाजपा का अगर जिलाध्यक्ष रहे तो एक बड़ी पार्टी है, राष्ट्रीय पार्टी है, और राष्ट्रीय पार्टी ही नहीं मैंने दुनिया भर की सबसे बड़ी पार्टी है। तो उस लिहाज से सबसे पहले हम आपके राजनीतिक सफर के बारे में जानना चाहते हैं कि आपकी जो राजनीतिक सफर है वो कहाँ से शुरू हुई? ऐसा है सर कि 1997 में हम भारतीय जनता पार्टी में युवा मोर्चा के माध्यम से मेरा प्रवेश होता है। उस समय मैं जिला के कमेटी में उपाध्यक्ष के दायित्व में 2000 तक रहा। उसके बाद 2002 में पहली बार मुजफ्फरपुर नगर निगम का चुनाव हुआ था। अच्छा। और उस चुनाव में मैं वार्ड नंबर 30 में मेरा निवास स्थान है, मैं वहाँ से चुनाव लड़ना चाहता था, लेकिन वो वार्ड महिला वार्ड हो गया। तो हमने अपनी पत्नी को वहाँ से चुनाव लड़ाया। मेरी पत्नी कंप्लीट हाउस वाइफ थी, वो लड़ने को तैयार भी नहीं थी, लेकिन फिर भी हमने उस पर थोड़ा दबाव डाल करके लड़ने के लिए हमने तैयार कराया। उससे नॉमिनेशन काम कि तुमको कुछ नहीं करना, मैं सब चीज़ देखूंगा। और मैं उस बार वहाँ से चुनाव लड़ा और वार्ड नंबर 30 जहाँ से हम चुनाव लड़े थे, जो एक सामाजिक समीकरण होता है, वो सामाजिक समीकरण वहाँ मेरे विपरीत था। उस विपरीत परिस्थिति में मैं उस वार्ड से चुनाव, मेरी पत्नी वहाँ से विजय हुई। अच्छा। और मैं सभी बूथों पर चुनाव जीता। किसी बूथ पर मैं 200 से कम वोट से चुनाव नहीं जीता। और उस वक्त चुनाव में पूरे मुजफ्फरपुर शहर में मेरा दूसरा स्थान था।
सबसे अधिक मतों से जीतने में हमने दूसरे स्थान पर 1100 के आसपास मतों से हमने उस चुनाव को जीता था। और 2002 से 2007 तक मेरी पत्नी वहाँ की वार्ड पार्षद रही। उस वक्त मेयर बनाने में हम 2 आदमी जीते थे, हम और मेरी पत्नी और समीर जी चुनाव जीते थे। लेकिन हम लोगों ने 2 आदमी मिलकर, सिर्फ 2 आदमी ने ऐसी रणनीति तैयार की कि मेयर हमने समीर कुमार को उस वक्त बनाने का काम किया था और पूरे 5 साल तक वो नगर निगम के महापौर के तौर पर काम किए थे। तत्पश्चात उसके बाद 7 से लेकर के मैं लगातार भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्य समिति का मैं सदस्य रहा और राजनीति में सक्रिय रहा। सभी संघ के भी काम में लगा रहा, साथ में पार्टी के भी काम में लगा रहा। काफी बड़े बड़े कार्यक्रमों में हिस्सा लेकर अपनी भूमिका एक जो होती है वो देने का काम किया। फिर 2019 में पार्टी के द्वारा मुझे जिला अध्यक्ष के रूप में मनोनीत किया गया और मैं लगातार 2 सत्र तक मुजफ्फरपुर भारतीय जनता पार्टी का जिला अध्यक्ष के रूप में काम किया। और मुजफ्फरपुर जिला उस वक्त बिहार के एक कह सकते हैं कि सेकेंड लार्जेस्ट सबसे बड़ा जिला था। हाँ। जिस जिला में सर 2 लोकसभा के सीट और 11 विधानसभा के सीट थे। हमने इतने बड़े क्षेत्र के जिला अध्यक्ष का संगठन का काम हमने किया और मैं अपने जीवन का अगर कहा जाए तो राजनीतिक जीवन की मेरी सबसे बड़ी उपलब्धि है कि मैं भारतीय जनता पार्टी का 2 सत्र तक लगातार जिला अध्यक्ष रहा। बहुत ही तन्मयता के साथ हमने पार्टी का काम किया, जिसका नतीजा आपने देखा 2024 के लोकसभा के चुनाव में नए उम्मीदवार थे और नए उम्मीदवार को लेकर हम लोग मैदान में उतरे थे। राजभूषण जी डॉक्टर राजभूषण चौधरी जी को हम लोग मैदान में लेकर के उतरे थे और दोनों लोकसभा सीट जो मुजफ्फरपुर जिला के अंतर्गत आता है, एक मुजफ्फरपुर और एक वैशाली, जहां वैशाली से एलजेपी की श्रीमती बीना देवी जी लड़ी थी, हम लोगों ने दोनों सीट जीतने का काम किया। और राजभूषण जी पूरे बिहार, झारखंड और ईस्टर्न यूपी में सबसे अधिक मतों से जीतने वाले उम्मीदवार थे, जिसका इनाम स्वरूप उनको भारत सरकार में केंद्रीय मंत्री भी बनाया गया। और साथ साथ एक बात और बताना चाहते हैं सर कि इस लोकसभा के चुनाव में हम 2 लोकसभा ही नहीं जीते थे, हम 11 विधानसभा जो इस जिले के अंतर्गत आता है वो 11 विधानसभा भी जीतने का हम लोग काम किए थे। और इसको हम अपनी बहुत बड़ी उपलब्धि मानते हैं कि दोनों लोकसभा के साथ साथ 11 विधानसभा हमने जीता, जिसका व्यापक प्रभाव इस बार के विधानसभा चुनाव में पड़ेगा। क्योंकि 24 में जो मेरा पूरा जीता हुआ है, तो हमारी इस जीत में भी इसका बहुत बड़ा साथ हम लोग को मिलेगा। और यही मेरा राजनीतिक सफर अभी तक का 1997 से जैसे अभी बता रहे थे कि जिले में 11 विधानसभा क्षेत्र है और उसमें जो लोकसभा का चुनाव हुआ उसमें हम ज्यादा वोट जो है बीजेपी को, मतलब एनडीए को कहें कि जो है वो वोट जो है ज्यादा है जी। ठीक है, अब हम इस बात पे आते हैं कि जैसे ठीक है राजनीतिक सफर आपका रहा इस तरह का और लंबा रहा राजनीतिक सफर जो है, तो क्या लगता है कि जो मुजफ्फरपुर में जो इस बार जो बीजेपी के जो कैंडिडेट की बात अगर हम सीधे करते हैं, विजन की बात फिर बाद में हम करेंगे, पूरा जो है एक तरह से चुनाव में टिकट को लेके जो है ये एनडीए की ही बात नहीं है, महागठबंधन की बात है और सीट शेयरिंग की भी बात होती है, जो साथ में गठबंधन दलों के जो लोग रहते हैं, जो नेता रहते हैं। मुजफ्फरपुर को लेकर खासकर क्या लग रहा है कि इस बार जो है भाजपा से, अगर भाजपा से यहाँ तय है कि भाजपा का एनडीए में अगर है तो आपकी समझ से क्या है, भाजपा यहाँ है या जदयू है, कौन सा है यहाँ? नहीं, ये तो सीट भाजपा का सीट है, पूर्व से भाजपा का सीट चला आ रहा है। तो हम बारी बारी से बात करेंगे। जैसे एनडीए में भाजपा का है, आपके हिसाब से भाजपा का ही है और जो हम लोग की भी समझ करती है कि भाजपा को ही सीट जो है यहाँ मिलनी चाहिए। तो भाजपा की जो सीट है यहाँ, तो इसमें क्या लगता है कि कौन से कैंडिडेट यहाँ उम्मीदवार होंगे? हम ये माने हम अपने
हिसाब से नहीं कहें कि आप हो सकते हैं या और हो सकते देखिए हैं, सर, लेकिन आपको क्या लगता है? सर देखिए ऐसा है, उम्मीदवारी की जहां तक की बात है, बहुत लोगों ने अपनी उम्मीदवारी पेश की है। मैंने भी बहुत ही मजबूती के साथ अपनी उम्मीदवारी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के सामने रखी है। अच्छा। हमने अपने कार्य, पिछले कार्य को भी लोगों को बीच में जा करके बताने का काम किए हैं कि हम 1997 से पार्टी से जुड़े हुए हैं। देखा जाए तो 28 साल का ये हमारा भारतीय जनता पार्टी में सफर है। लोग कहते हैं कि हमने एक सफल अध्यक्ष के रूप में अपना दोनों सत्र में काम भी किया है और मुजफ्फरपुर में ही, यही माने जन्मभूमि भी मेरी यही है और कर्मभूमि भी मेरी यही रही है। तो लगभग समाज के सभी वर्गों के साथ मेरा बड़ा ही तालमेल बहुत अच्छा रहा है। लोगों तक मेरी पहुंच बहुत अच्छी है और लोग हमेशा हमको एक इस उम्मीद से देखते हैं कि हम उनके लिए हमेशा एक मददगार के रूप में उपलब्ध होते हैं। मतलब आपकी बातों में ये है कि टिकट आपको मिलना चाहिए। बिल्कुल मिलना चाहिए सर, मिलना चाहिए, लेकिन ये देखिए, बताइए कि आप मिलना तो चाहिए, लेकिन जो टिकट को लेकर के जो बातें होती है, और संभवतः मेरी जो जानकारी अंदर खाने से लगती है कि 27 या 28 को कहीं कोई मीटिंग है दिल्ली में, कुछ इस तरह की चीजें चल रही है यहाँ पर, या 26 को संभवतः, जो भी हो। तो आप कैसे ये मानते हैं कि आपको टिकट जो है सर ये? देखिए, भारतीय जनता पार्टी आज विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है और बहुत ही एडवांस पार्टी है, डिजिटली बहुत साउंड पार्टी है। आज हम लोग मुजफ्फरपुर में कुछ करते हैं तो पार्टी के शीर्ष नेतृत्व तक ये खबर पहुंचती है कि किस तरह का कार्यकलाप किसका कैसा चल रहा है। तो हमने पार्टी में अपनी दावेदारी लगाई है। शीर्ष नेतृत्व सभी बिंदु पर विचार करेगी और जो सबसे उपयुक्त उम्मीदवार होंगे, जिनमें वो सारी खूबियां मौजूद होगी जो एक चुनाव जीतने के लिए होनी चाहिए, अगर वो खूबियां हम में होगी तो जरूर हमको टिकट मिलेगी। और शीर्ष नेतृत्व का जो भी निर्णय होगा वो सर आंखों पर, क्योंकि हम लोग भारतीय जनता पार्टी के सच्चे सिपाही हैं। पार्टी जो निर्णय लेगी हम उस निर्णय के साथ जाएंगे। अगर हम अब इसमें एक पार्टी अगर हमको सर चुनाव लड़ाती है तो मैं चुनाव लड़ूंगा, और पार्टी हमको कहेगी कि नहीं आपको लड़वाना है तो हम चुनाव लड़वाएंगे। बढ़िया। हम ये बस इसी पे आ रहे थे कि अगर शुभकामना है कि आपको टिकट मिल जाए, लेकिन अगर टिकट में जो दावेदारी की बात है, संभव है कि बीजेपी के कई लीडर जो पुराने लीडर होंगे या जो अभी भी, वो सभी जगह, मतलब ये मुजफ्फरपुर की बात नहीं है, ये मुजफ्फरपुर विधानसभा क्षेत्र की बात नहीं है, 243 विधानसभा क्षेत्रों की बात है कि हर कोई वहां अपना अपना जो है ये रहता है टिकट को लेकर के। एक तो जो सीटिंग लोग रहते हैं वो रहते ही हैं, बावजूद इसके इस बार जो माने सभी पार्टियों में, महागठबंधन में भी और एनडीए में भी, जो ऐसी संभावना जताई जा रही है कि कई नए चेहरे भी जो है इसमें आएंगे जी। तो ये आपने कबूल कर ही लिया कि टिकट अगर नहीं मिलेगा तो हम साथ खड़े रहेंगे और जो भी काम सौंपा जाएगा जो भी है वो करेंगे। अब एक अहम सवाल की, ठीक बात है कि अगर टिकट मिल गया, विजय भी हो गए, चुनाव जीत के भी आ गए, ऐसी संभावना अगर हम जताएं, तो मुजफ्फरपुर को लेकर के जो धारणा है लोगों में, जो स्मार्ट सिटी का काम है या और भी जो काम है, शहर के सौंदर्यीकरण का काम है, और कई तरह की जो समस्याएं हैं, माने जल जमाव की समस्या है, आप मुजफ्फरपुर को लेकर के क्या विजन है? अगर आपको एक मतलब एक सिरे से ऐसे कहा जाए कि मुजफ्फरपुर में आप रह रहे हैं, यहाँ के बाशिंदा हैं, और मुजफ्फरपुर एक पुराना शहर है, मतलब एक तरह से आर्थिक लिहाज से भी देखें तो सूतापट्टी का इलाका से लेके और भी कई गतिविधियां, आप बियाडा का इलाका देख लें तो कितना विस्तार हो गया, इकोनॉमी भी देखें तो आप कैसे जो, लेकिन जो मानना है लोगों का भी और दूसरे जगहों के लोगों का भी, दूसरे जिलों का भी, बल्कि दूसरे स्टेट के लोगों का भी, कि उस तरह से जो इसका डेमोग्राफी है, जो विकास होना चाहिए था, और इसका आप एक ज्वलंत जो है उदाहरण ले सकते हैं दरभंगा बगल का, जहाँ एयरपोर्ट हो गया और तमाम तरह की चीजें, एम्स का जो मामला हो सर। तो मुजफ्फरपुर को लेकर के आपका क्या विजन है? सर देखिए, आपने जो बात कहा, मेरी
एक परिकल्पना है और बहुत दिनों से मेरा एक मन में एक सपना रहता है। बचपन से ही हम लोग सुनते आ रहे हैं कि मुजफ्फरपुर को बिहार की द्वितीय अघोषित राजधानी के रूप में जाना जाता है। कभी कहा जाता था कि पटना के बाद मुजफ्फरपुर ही बिहार का नाक है। लेकिन सर आज के डेट में हम लोग इस चीज को देख करके मैं खुद दुखी हो जाता हूं कि जो मुजफ्फरपुर, जो परिकल्पना यहाँ के लोगों की थी, वो वर्तमान समय में नहीं है। इसलिए हमने यही अपना परिकल्पना किया है कि अगर ईश्वर ने हमको मौका दिया तो एक स्वच्छ, सुंदर और सुरक्षित मुजफ्फरपुर बनाने की मेरी परिकल्पना है, जहां शिक्षा की भी उत्तम व्यवस्था हो, जहां स्वास्थ्य का भी उत्तम व्यवस्था हो और जहां नागरिकों की सुरक्षा की भी अच्छी व्यवस्था हो। ताकि सर देखिए, दुख की बात है कि आज मुजफ्फरपुर के अगल बगल के 2-4 जिले हमसे आगे निकल गए। अब दरभंगा देख लीजिए, उसका डेवलपमेंट हमारे मुजफ्फरपुर से ज्यादा हुआ है। मोतिहारी देख लीजिए, उसका डेवलपमेंट हमसे ज्यादा हुआ है। एक अदद भागलपुर देख लीजिए, हमसे हुआ है। हाँ, इंटरवेन अभी करना चाहेंगे। एक अदद जो मेरा भी मानना है, अभी मोतिहारी का आप जिक्र किए, बापू सभागार जैसा, हाँ, हमने देखा तो उस तरह का आज हमारे शहर में सर एक ऐसा ऑडिटोरियम नहीं है जहां 500 लोगों का एक कोई सभा, कोई मीटिंग, आप ही को कोई कॉर्पोरेट मीटिंग आपके अखबार को करना हो तो ऐसा कोई जगह नहीं जहाँ कर सकते हैं। मोतिहारी चले जाइए, बेतिया चले जाइए, दरभंगा चले जाइए, सब जगह बड़ा बड़ा ऑडिटोरियम है। 2000-3000 से लेके 5000 की कैपेसिटी तक का ऑडिटोरियम बना हुआ है। हमारे यहाँ आज तक नहीं, एक था भी तो पिछले 2-3 साल से बंद पड़ा हुआ। तो सर हम ये बताना चाहते हैं कि इन सब के लिए दोषी हमारे स्थानीय जनप्रतिनिधि है। हम स्मार्ट सिटी के रूप में मुजफ्फरपुर का चयन हुआ जमाना हो गया। करीब 1650 करोड़ रुपया इस स्मार्ट सिटी के लिए आवंटित हुआ, लेकिन स्थानीय जनप्रतिनिधि की अक्षमता के कारण, उनकी अकर्मण्यता के कारण स्मार्ट सिटी का हजारों करोड़ रुपया खर्चा हो गया इस मुजफ्फरपुर शहर में, लेकिन कहीं भी शहर स्मार्ट नहीं हो पाया। अब कौन स्मार्ट हो गए मैं नहीं जानता हूँ। अभी से कुछ दिन पहले हमारे स्थानीय जो वर्तमान में विधायक जी हैं वो कह रहे थे कि स्मार्ट सिटी का मॉनिटरिंग तो पीएमओ करता है और हम विरोधी दल के नेता हैं तो हम इसमें कुछ नहीं कर पाए। ऐसा है सर, मैं इस पर कहना चाहूँगा ये पीएमओ तो पूरे देश का मॉनिटरिंग करता है। ये स्मार्ट सिटी क्या है, नॉर्थ ईस्ट का भी मॉनिटरिंग पीएमओ ही करता है, देश के हर एक राज्य का मॉनिटरिंग पीएमओ ही करता है। जनप्रतिनिधि को क्यों चुना जाता है? जनप्रतिनिधि का चुनाव इसलिए होता है कि अगर सरकारी व्यवस्था में कहीं कोई गड़बड़ी हो रही है तो आप उसको चेक कीजिए, आप उस पर अंकुश लगाइए, आप उसको नियंत्रित कीजिए। तो आप अपनी अक्षमता को, कि आप सक्षम नहीं है ये सब चीज करने पर, तो ये कहकर कि पीएमओ देख रहा है, हम विरोधी दल के, तो आप क्यों विधायक हैं यहाँ के? आपको तो इस्तीफा दे देना चाहिए। सर ये शहर बीमार हो गया है, इस शहर को बीमारी से उबारने की आवश्यकता है। जब तक नया सोच, नया जोश के साथ कोई भी आदमी नहीं तो इसमें तो एक सवाल यह भी बनता है ना, ठीक है कि आप विधायक को, लेकिन सांसद तो आपके हैं केंद्र सर में। हमारे सांसद के बने हुए अभी 1 साल हुए हैं, 1 साल हुए हैं और उन्होंने इस पर कार्रवाई प्रारंभ कर दी है। बहुत चीजों को उन्होंने देखा है, सुना है। नए सांसद बने हैं, कुछ समय समझने में निकल गया, उन्होंने लाइन ऑफ एक्शन ले लिया है और उस पर सदैव अपना निरीक्षण से लेकर के जहां अंकुश लगाना है, जहां उनको चेक करना है, वो करने का काम कर रहे हैं। अभी 1 साल बीता है सर, अभी जो भी स्मार्ट सिटी में जो हुआ सो हुआ, लेकिन आगे अच्छा होगा, आगे आने वाले दिनों में अच्छा होगा। सांसद महोदय का, हमारे मंत्री महोदय का भी इस पर पूरा ध्यान है और अगर यहाँ से भाजपा के जो विधायक बन के आते हैं तो दोनों आदमी मिलकर कदम में कदम मिला करके स्मार्ट सिटी के बचे हुए काम को पूरा करवाएंगे और एक सुंदर शहर
बनाने का काम करेंगे ताकि मुजफ्फरपुर के जन जन की आकांक्षा पूरी हो। अंतिम सवाल, अच्छा लगा बातचीत करके। एक अंतिम सवाल पूरे बिहार को लेकर के कि इस बार क्या लगता है कि एनडीए को जो है 243 में कितनी सीटें आएंगी, क्या होगा इस बार? सर हमारा तो नारा है कि 2025 225, हम इस नारा को लेकर चल रहे हैं कि हमारा नारा है कि 2025 इस बार 225 और बाकी में महागठबंधन में महागठबंधन है। सर देखिए, हमेशा लक्ष्य बड़ा लेकर के चलना चाहिए। लक्ष्य हमारा बड़ा है, सोच बड़ा है, तो रिजल्ट भी बड़ा होगा सर। इसलिए इस चीज के लिए हम लोग निश्चिंत हैं। पुनः बिहार में एनडीए की डबल इंजन की सरकार बनेगी और हम लोग ये चुनाव बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हम लोग चुनाव को लड़ रहे हैं। और अभी आपने देखा होगा सर कि बिहार में केंद्र सरकार ने तो ऐसे ही पूरा लोगों के जन कल्याण के लिए कोई भी चीज नहीं छोड़ा, और जो भी बाकी बचा कुचा है उसको बिहार सरकार ने पूरा करने का काम किया है। चाहे मुफ्त बिजली हो, महिलाओं के लिए जो एक अनुदान, एक जो व्यापार करने के लिए ऋण की व्यवस्था, स्टूडेंट नौजवानों के लिए जो व्यवस्था की गई है। अभी आपने देखा कि सामाजिक जो पेंशन है उसको 400 से बढ़ा करके 1100 कर दिया गया। विपक्ष क्या कर रहा है? झूठ मूठ को लोग को ठग रहा है, फॉर्म भरवा रहा है। भाई तुम फॉर्म भरवा रहे हो, तुम्हारी सरकार आएगी तब ना वो फॉर्म पर तुम विचार करोगे। तुम तो आने ही नहीं जा रहे हो, तो फॉर्म भरवा के झूठ मूठ के जनता को, बोली वाली जनता को ठगने का काम करते हैं। इसलिए वो कहते हैं कि महागठबंधन नहीं है, ठगबंधन है। बहुत बहुत आपका आभार। तो ये थे रंजन कुमार, निवर्तमान जो है भाजपा के जिला अध्यक्ष, और इनकी जो दावेदारी है, इनकी जो बात है कि इस बार ये चुनाव लड़ेंगे। और हालांकि इन्होंने यह भी बात कही कि अगर शीर्ष जो है नेतृत्व जो भी कहेगा उसके लिए हम तैयार रहेंगे। और फिर हम आगे इस तरह के जो नवोदित उम्मीदवार भी हैं और जो पहले से जो है भारतीय युवा मोर्चा में भी रहे, भारतीय जनता पार्टी की युवा मोर्चा में, और जिलाध्यक्ष के रूप में भी रहे, ऐसे लोगों से आपसे हम बातचीत कराते रहेंगे, रूबरू कराते रहेंगे। तब तक के लिए शुक्रिया। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।